हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 10th स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अब तक मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी काम करता आ रहा था और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी ऑफलाइन लेक्चर्स में कंडक्ट कर रहा था, बट बहुत सारे बच्चों को सीईटी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगी। इंग्लिश मीडियम की तो अवेलेबिलिटी है, लेक्चर्स की अवेलेबिलिटी है, सीटी के मदद करने के लिए मैं भी हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स है, बट हिंदी मीडियम के सेक्शंस के लिए कोई भी फैकल्टी अवेलेबल नहीं है और ना ही कोई मदद करने की कोशिश कर रहा है। और जो टीचर्स मदद भी कर रहे हैं वो फ्रंट लाइन में आके काम करना नहीं पसंद कर रहे या नहीं कर पा रहे या कोई उनकी मजबूरी है। लेकिन मैंने सोचा कि इतने सालों से मैं ऑफलाइन लेक्चर्स में ऑलरेडी हिंदी मीडियम के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, तो क्यों ना ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से सीटी के लिए भी बच्चों को हेल्प की जाए। मेरे कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट प्योरली हिंदी मीडियम का कंटेंट अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 10th स्टैंडर्ड 10वीं के हिंदी मीडियम स्टूडेंट का ज्योमेट्री भूमिति लेने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, दैट इज हिंदी में कहा जाए तो समरूपता होने वाला है। अब ये चैप्टर को हम डिटेल में सीखने वाला एज पर द रिड्यूस पोर्शन। जैसा आपको रिड्यूस पोर्शन के तहत है, जो चैप्टर आपको डिलीट कर दिया गया, जो कॉन्सेप्ट आपको डिलीट कर दिया गया, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए कि हिंदी मीडियम का प्योरली कंटेंट सीईटी पर्पज से आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 का जो इंट्रोडक्शन है उसकी शुरुआत में करना चाहता हूं समरूपता ये नाम से। अब सभी को पता है समरूपता मतलब क्या, समान रूप वाले। जरूरी नहीं कि इसका एरिया सेम हो, जरूरी नहीं कि इसका क्षेत्रफल सेम हो, जरूरी नहीं कि इसका आधार वगैरह सब कुछ सेम हो। यहाँ पे समरूपता का मतलब होता है कि जब हम दो त्रिभुजों के अंदर समानता ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब हम दो त्रिभुजों के अंदर समानता ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब वो दिखने में तो एक जैसे होता है, तो उसे हम समरूपता कह सकते हैं। अब जब हम बात करें त्रिभुज की, तो क्या है सर, ये वृत्त पर भी अप्लाई हो सकता है? यस, वृत्त को भी हम समरूपता की कैटेगरी में ले सकते हैं। क्या सर आयत, वर्ग, ये सब को भी लिया जा सकता है? लिया जा सकता है। लेकिन हम लोग बात करें अगर त्रिभुज की, तो त्रिभुज के अंदर हम दो त्रिभुजों की क्या करेंगे, तुलना करने वाले हैं। दो त्रिभुजों के माध्यम से समरूपता की कसौटी को देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम देखने वाले कि समरूपता के अंदर हमें किन किन चीजों को ध्यान से देखने की जरूरत है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम से पता चल गया समरूपता। अब हमने यहाँ पर ये तो सीखा समरूपता यानी दो समान रूप वाले। यहाँ पे दो त्रिभुज दिए जाएंगे और ये दो त्रिभुज आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, समान रूप में होंगे। अब हम बात करेंगे उनके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जब भी हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? तो आप सभी को स्टूडेंट्स को पता होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या है, मेरे साथ आप बोलिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मान लीजिए आपको आधार दिया है, मान लीजिए आपको ऊंचाई दिया है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई की मदद से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक मार्क के एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, सीटी के तरीके से देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, नजरिए से देखा जाए, तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। और मान लीजिए नहीं भी पूछा तो आपका जो एमसीक्यू है वो इसी दम पर पूछा जाता है, यही कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आगे बढ़ा जाता है। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दो समान त्रिभुजों की। अब यहाँ पर दो समान त्रिभुज, जब भी हम लोग बात करेंगे दो समान त्रिभुज को, तो हमारे लिए कुछ शर्तें हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। सर त्रिभुज ए बी सी में जो बी सी है, सर ये मेरा है आधार, यही बात है। और एच जो दिख रहा है वो मेरे लिए क्या है सर, वो मेरे लिए एक ऊंचाई है। कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं सर। उसी तरीके से त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, तो यहाँ पे जब मैं बी की बात कर रहा हूं तो ये मेरे लिए क्या है, आधार है, और एच मेरे लिए यहाँ पर क्या है सर, ये आपके लिए ऊंचाई है। इतनी तो बात समझ में आ गई। मतलब मैं इतना तो जान गया हूं सर कि आधार होता है आधार और ऊंचाई, आधार ऊंचाई, आधार ऊंचाई। जो बैठा हुआ है, जो लेटा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं आधार, और जो खड़ा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई। आधार ऊंचाई, आधार ऊंचाई, आधार ऊंचाई। इसी तरीके से डांस स्टेप आपको करना है। ठीक है,
अब एरिया ऑफ अ त्रिभुज यानी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, जब मैं इंग्लिश में बात कर रहा, रीजन इसका है क्योंकि हमको जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलता है तो हम हिंदी में कभी नहीं लिखते ए त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी, ए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम लिखते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, क्योंकि ये ए मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ऐसा हम इंडिकेट करते हैं। और पीक्यूआर के लिए त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पीक्यूआर। हमने क्या सीखा था सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आपने बताया था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो क्या मैं यहाँ पर 1/2 लिख सकता है? यस। क्या यहाँ पर 1/2 लिख सकता है? यस। एबीसी का सर आधार क्या है? सर एबीसी का आधार है बीसी और ऊंचाई क्या है सर? एडी। बीक्यूआर का आधार क्या है सर? क्यूआर और ऊंचाई क्या है सर? पीएस। तो क्या कुछ कट रहा है? यस सर कट रहा है। तो मेरा बच रहा बीसी बट्टे क्यूआर, एडी बट्टे पीएस। बट हमें यहां पर क्या कहा गया है कि अगर दो त्रिभुजों में क्या समान है? ऊंचाई समान है। अगर दो त्रिभुजों के अंदर ऊंचाई समान है तो यहां पर अगर मैं कहूं ये एच और ये एच दोनों समान है, इसका मतलब एडी और पीएस दोनों का मान समान है। माय डियर, एडी और पीएस दोनों का मान समान है, तो क्या ये दोनों आपस में कट जाएंगे? यस सर। तो यहां पर बचा क्या? बीसी बट्टे क्यूआर। सर ये बीसी है क्या? आपका बेस है। सर ये क्यूआर है क्या? ये आपका बेस है। सर बेस मतलब क्या? आधार। सर बेस मतलब क्या? आधार। तो ये पहला आधार और ये दूसरा आधार। इसका मतलब सर अगर आप उसको शॉर्ट में बताना चाहो तो दो त्रिभुजों के जब समान ऊंचाइयां दी होगी तो हम यहां पर क्या लेने वाले बेटा? आधार। जब दो त्रिभुज दिए हो और उस दो त्रिभुजों के अंदर आपकी ऊंचाइयां समान हो, जब दो त्रिभुज दिए हो उसकी ऊंचाइयां समान हो, तो आपको वहां पर क्या लेना है? आधार लेना है। ऊंचाई समान है तो आपको आधार लेना है। ऊंचाई समान है तो आपको आधार लेना है। ऊंचाई समान है तो आपको आधार लेना है। उसी तरीके से जब आपका आधार समान होगा तो आपको वहां पर क्या लेना है? ऊंचाई लेना है। वहां पर क्या लेना है? ऊंचाई। सर दो त्रिभुज है सर, ऊंचाई समान है तो मैं आधार लूंगा, आधार समान है तो ऊंचाई लूंगा। सर ऊंचाई समान है तो आधार लूंगा, आधार समान है तो ऊंचाई लूंगा। सर क्या ऐसा हो सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ना ही आधार समान है ना ही ऊंचाई समान है, ना ही आधार समान है ना ही ऊंचाई समान है? तब हम क्या करेंगे? तो यहां पर हमारे लिए तीसरा गुणधर्म यहां पर लागू हो जाता है, जो आपको यहां पर पेज नंबर 5 पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर पेज नंबर 5 में 3 अनुपात आपको दिए गए, 3 गुणधर्म आपको दिए गए और इसी 3 गुणधर्म के सहायता से 1.1 आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए क्या कह रहा हूं मैं, अगर आपका आधार समान है, वापस मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है, अगर आपका ऊंचाई समान है तो सर आपको क्या लेना है? आधार लेना है। और जब आपका आधार समान है तो आपको क्या लेना है? ऊंचाई। सिंपल। आधार समान है तो ऊंचाई, ऊंचाई समान है तो आधार। सर यहाँ पे दो त्रिभुज होते हैं, यहाँ पे दो त्रिभुज होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम अनुपात की बात करते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? अनुपात की बात करते हैं। सर यहाँ पे दो त्रिभुज है तो यहाँ पर हम अनुपात की बात करेंगे। सर दोनों का ना तो आधार समान है ना ही ऊंचाई समान है, तब क्या किया जाएगा? तब हम उनका क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते समय, तब हम उन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते समय उसका जो आधार और उसकी जो ऊंचाई दिया है दोनों का कर देंगे गुणनफल। क्या कहा मैंने? सर अगर आधार समान है तो ऊंचाई लो, ऊंचाई समान है तो आधार। कुछ भी समान नहीं है तो हम क्या करेंगे? सर दोनों का एरिया निकालने के लिए, दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उसके आधार और ऊंचाई दोनों का क्या कर देंगे? गुणा। यानी B1 H1 B2 और H2 सबका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। सर आधार समान है तो क्या लेंगे? बेस सेम है, ठीक है, आधार है, आधार मतलब आधार सेम है तो ऊंचाई, ऊंचाई सेम है तो आधार। कुछ समान नहीं है तो आधार और ऊंचाई का क्या करना है? गुणा। आधार को हम बेस कहते हैं, ऊंचाई को हम हाइट कहते हैं। कुछ भी समान नहीं है तो B और H का मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझे? समझा? पहले वाले एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहले वाले कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ज्योमेट्री के अंदर, अगर आप भूमिति करते समय इन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखोगे, इन सारी चीजों का अगर आप बातों का ध्यान रखते हो तो आपको सीईटी के अंदर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो आप इसको पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक देखो ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। तो अभी हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के तरफ।
अब हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, जहां पर दिया है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। समानुपात का मूलभूत प्रमेय, जिसे हम इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। समानुपात का मूलभूत प्रमेय होता क्या है, पहले ये समझ के ले लेते हैं। यहां पर आपको एक त्रिभुज दिया होगा, ठीक है, जिसका नाम समझ लीजिए ए बी और सी है। इस एबीसी के अंदर आपको एक रेखा दी है, ठीक है, हमको एक रेखा दी है जिसका नाम दिया है एल। तो ये जो रेखा एल है वो भुजा बीसी को क्या कर रहा है, समांतर है। यहां पर देखो समांतर का चिन्ह दिया गया है, ठीक है। रेखा एल जो है वो बीसी के क्या है, समांतर है। अब ये रेखा कर क्या रही है, सर ये रेखा जो है ना वो ए बी को बिंदु पी पर और AC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित कर रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं कह रहा समझ में आ रही है आपको बात? मैंने क्या कहा, हमें एक त्रिभुज दिया गया है, उस त्रिभुज के अंदर रेखा L जो है वो BC के क्या है, समांतर दिया गया है, जिसको पैरेलल कहते हैं। और ये L क्या कर रहा है, ये L जो है ना वो पॉइंट P और पॉइंट Q, बिंदु P और बिंदु Q पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित। अच्छा, प्रतिच्छेदित करने का मतलब क्या कर रही है, वो ए बी को दो हिस्से में बांट दे रही है। सर कौन कौन सा? तो माय डियर, ए बी को दो हिस्से में बांटने का मतलब है ए पी एक हिस्सा हो गया और दूसरा हो गया पी बी, फिर ए क्यू एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा हो गया क्यू सी, मतलब ए पी बटे पी बी, ए क्यू बटे क्यू सी। समझ में आ रही बात? तो जब भी हमें त्रिभुज में एक लाइन दिया होगा जो किसी ना किसी भुजा के समांतर होगी, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है? समानुपात का मूलभूत प्रमेय। समझ में आ रही बात? तो किसी भी त्रिभुज के, देखो ध्यान से क्या दिया है, किसी भी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उनकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, तो वो दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यानी त्रिभुज में जो मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है वही चीज यहां पर लिखकर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा आपको इस 1.2 के अंदर आपको समानुपात का मूलभूत प्रमेय है, ना ही उसका विलोम पढ़ना है, ना ही आपको कोड समझाजिक पढ़ना है, ना कुछ भी यहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी जो सवाल आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ समानुपात के मूलभूत प्रमेय से जुड़े हुए आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। मान लो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी दिया है और डीई समांतर बीसी, तो जब सर समांतर कहा गया तो क्या इसमें समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगेगा? जी सर जी लगेगा। कैसे लगेगा? एडी बट्टे डीबी, ए बट्टे ईसी, क्या कहा मैंने, एडी बट्टे डीबी और ए बट्टे ईसी। सर क्या इसका मान दिया गया? यस। डीबी का मान दिया है 5.4, एडी का मान दिया है 1.8, ईसी का मान दिया है 7.2, ए का मान नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1.8 5.4, ए को हम लोग ने ए ऐसा अकेला रखने का, ईसी का मान 7.2, तेरा गुणा करो, 1.8 का गुणा 7.2 से करोगे और 5.4 का गुणा ए के साथ करोगे। तो सर जी ए अकेला रख दो बेटा, कोई तकलीफ नहीं है, 7.2 के साथ बट्टे 5.4, 18 एक कम 18, 18 18 18 18 कितना? बोलो बोलो, तुम लोगों के ऊपर है, बताओ। 3 छंग 18, 3 एक कम 3, हाथ से लगा दो, 3 18, 18 आ गया, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, डायरेक्टली करना तो 18 3 54 होता है। ठीक है, फिर इसको इससे काटो, 3 एक 3 दूना 6, हाथ से लगा 1, 3 चौक, तो 24 आ रहा है, बट सब में पॉइंट है तो आंसर में भी पॉइंट आएगा, यानी आपका ए का मान आ गया 2.4। कोई दिक्कत है क्या? तो आपको इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं समानुपात के मूलभूत प्रमेय पे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। समानुपात के मूलभूत प्रमेय के अलावा हमको 1.3 में दिया गया है क्या? समरूप त्रिभुज। समरूप, सर समरूप का मतलब होता है समान रूप, समान रूप, समान रूप वाले त्रिभुज, समान रूप वाले त्रिभुज। ये दो त्रिभुजों के अंदर कुछ ना कुछ समानता मिलेगी, या तो उनके कोण समान होंगे या तो उनकी भुजा। कभी कभी भुजा और कोण दोनों के साथ में समान होते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ कसौटियां दी गई है।
सर ये कसौटिया मतलब क्या? सर ये कसौटिया मतलब कसौटी जिंदगी की तो नहीं, नहीं बेटा, ये कसौटी जिंदगी की नहीं है, ये ज्योमेट्री जिंदगी की है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां, यहाँ पे आपको टोटल 4 कसौटियां दी गई है। पहला कसौटी क्या दिया देखो, समरूपता की को कसौटी। सर ये को मतलब क्या बेटा? यहाँ पे को का मतलब होता है कोण, कोण, कोण। यानी यहाँ पर त्रिभुज के अंदर कितने कोण दिए जाने चाहिए? 3। ए पी के सर्वांग सम है, पी क्यू के सर्वांग सम है, और सी आर के सर्वांग सम है। तो जब 3 कोण एक दूसरे के सर्वांग सम है तो हम ये 2 त्रिभुजों को समरूप बता देंगे, और बताने का रीजन होगा कोण, कोण, कोण कसौटी। कोई दिक्कत? और जब यही 2 त्रिभुजों में अगर समझो एक कोण कम है, यानी को कसौटी भी बोल सकते हैं। जब 2 त्रिभुजों के अंदर 2 कोण समान है, कितने कोण समान है? 2 कोण समान है। जब 2 त्रिभुजों के अंदर 2 कोण समान है तो उसको हम बोलेंगे को कसौटी। अब तक हमने क्या पढ़ा? को कसौटी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? को कसौटी, को कसौटी, को कसौटी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तीसरी कसौटी हमको भू को भू, भू को भू। सर भू मतलब भुजा, उसके बाद को मतलब कोण, और तीसरा भुजा। तो जब भुजा सर्वांग समय KL और RS, LM और ST, और इसके दोनों भुजा के बीच में बनने वाला कोण, देखो ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, इसके बीच में बनने वाला कोण। सर ये क्या है? भुजा है। ये क्या है? भुजा है। इसके बीच में क्या आ रहा है? कोण आता है। तो भू को भू कसौटी हो गई, समझा? जब 2 त्रिभुजों के अंदर आपको 2 भुजा इस तरीके से दी गई है, भुजा इस तरीके से दी गई है, और इसके बीच में बनने वाला कोण आपको बोलेगा भू, इधर बीच में को और यहाँ पे भुजा, तो भू को भू कसौटी। चौथी कसौटी होती है भू 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 कसौटी। भू भू भू, भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा। सर को तीनों कोण सर्वांग सम है, को 2 कोण सर्वांग सम है, भू को भू 2 भुजा बीच में एक कोण, भू को भू कसौटी। और अगर तीनों भुजा समान है तो भू 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 कसौटी। सर क्या ये कसौटी के अलावा कोई और कसौटी भी होती है? नहीं। तो इसका मतलब यहां पर हम लोग भू 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 कसौटी ही कहने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 3 गुणधर्म के अलावा एक तीसरा गुणधर्म आपको खाली एक ऊपर से पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। मानो यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए ABC और ABC, नाम समान है, यस सर। इसको बोलेंगे बेटा परावर्तकता, रिफ्लेक्सिविटी गुणधर्म, परावर्तकता, जिसके नाम भी समान है। दूसरा दिया ABC और DF दिया है, तो क्या मैं ABC को DF की जगह, DF को ABC की जगह पे लिख सकता है? हाँ सर लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं सममिति। क्या बोलते हैं बेटा? सममिति, जिसको सिमेट्री कहते हैं। उसके बाद ABC जो है वो DF के बराबर है और DF GH, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली GHI के बराबर बोल सकता? हाँ, उसको बोलेंगे संक्रामकता, संक्रामकता, ठीक है। ये 3 खाली आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं, क्या कि आपको कोई दिक्कत ना है। अगर कोई भी MCQ CET में पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि नाम समान है, परावर्तकता। पहला वाला दूसरे से समान तो दूसरा वाला पहले से सेम है क्या? हाँ सर। सममिति, क्या बोलेंगे? सममिति, समान मिति, सममिति, सममिति, समान मिति। और पहला वाला दूसरे के बराबर है, दूसरा वाला तीसरे के बराबर है, तो क्या है पहला और तीसरा बराबर हो सकता है? हाँ, संक्रामकता। कौन सा बोला? संक्रामकता। क्लियर? अब हम लोग तीसरे तरह, यहाँ पर हमारा आधे से ज्यादा चैप्टर हो चुका है। यहाँ पर हमको 1.3 के अंदर आपको कसौटी ही इस्तेमाल करना था, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे तो जरूर हम सॉल्व करने वाले हैं। अब समरूपता के अंदर सबसे अहम क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, सबसे अहम MCQ के लिए कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो होगा आपका समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय। क्या कहा मैंने? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय, यानी 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ। बट ये 2 त्रिभुज ऐसे नहीं होंगे, ये 2 त्रिभुज क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है। ये 2 त्रिभुजों के जो समान रूप होंगे, यानी इसको हम लोग समरूप कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं? समरूप कहने वाले हैं। अब ये कहता क्या है? तो माय डियर पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। मान लो ABC जो है वो PQR के समरूप है। एक एग्जाम्पल देता हूं, तो क्या मैं इसकी संगत भुजा निकाल सकता हूं? सर क्या मैं इसकी संगत भुजा निकाल सकता हूं?
सर हाँ, आप इसकी संगत भुजा निकाल सकते हैं। कैसे? तो समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। पहला दूसरा ए बी बटे पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। चलो दूसरी की तरफ आते हैं। अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर ताकि आपको समझे कि मैं कर क्या रहा था। पहला दूसरा तीसरा, तो बीसी बटे क्यू आर, बीसी बटे क्यू आर। और तीसरा मैं लेने वाला हूं, मान लो ये एसी बटे, ठीक है। यहां पर मैंने क्या बोला, पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं लेने वाला हूं तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा का नाम क्या है? तो सर तीसरी भुजा हो जाएगी एसी बटे पी आर। क्या कहा मैंने? एसी बटे पी आर। समझ में आ रहा है? देखो, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा, इसको संगत भुजा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय क्या कहता है कि माय डियर, आप जब त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की करोगे कोशिश, जब आप क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करोगे, तब यहां पर कहा जाएगा कि आपकी जो संगत भुजाएं है, मतलब ए बी, बी सी और ए सी, जो दूसरी भुजा के बराबर होगी या उसके समरूप होगी या उसके संगत भुजा होगी, उसके वर्गों के बराबर होगा। यानी आपके क्षेत्रफलों का अनुपात, आपके समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको कब देखना है? जब आपको दो त्रिभुज क्या दिए हो? समरूप दिए हो। जब आपको दो त्रिभुज क्या दिए हो? जब आपको ये दो त्रिभुज समरूप दिया होगा, तो समझ जाने का कि ये आपका समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय होगा। समझ में आ रही बात? जी हाँ सर, समझ में आ रही है। इसी तरीके से आपका ये पहला चैप्टर जो है, उसके अंदर जितने इस्तेमाल होने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। और आने वाले टाइम में हम इससे जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुपर्याय क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व करेंगे, ताकि उससे आपको सीटी में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।